गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कास्ट टोपोग्राफी की। देखिए, कास्ट टोपोग्राफी की यदि बात करी जाए तो ये वो टोपोग्राफी होती है जो लाइमस्टोन की एरिया में डेवलप होती है। और लाइमस्टोन, जैसा कि हमने केमिकल वेदरिंग में इसके बारे में एक हल्का सा डिस्कशन भी जो है उस टाइम पे किया था कि लाइमस्टोन जो है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका मेन कंपोजिशन होता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कार्बोनिक जो एसिड है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। और कुछ इसी प्रकार की दो और जो रॉक टाइप हैं वो भी हमने डिस्कस किया था कि डोलोमाइट और चाक जो है ये दो और चट्टानें हैं जो बहुत घुलनशील होती हैं। लेकिन यदि हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशंस की तो यही लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जो चाक है, यदि यही चट्टानें जो हैं वो पाई जाएं शुष्क जलवायु क्षेत्रों में, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो ये सबसे मजबूत चट्टान पाई जाती हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो सोलुबिलिटी तो होती है लेकिन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को ये बहुत कम सपोर्ट करती हैं। और फिजिकली डिसइंटीग्रेट होना इन चट्टानों का बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें ये चट्टान सबसे मजबूत होती हैं। लेकिन यदि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये चट्टान पाई जाती हैं तो ये सबसे कमज़ोर चट्टान होती हैं क्योंकि उस जगह पे मिलने वाला जो पानी होता है, स्पेशली ग्राउंड वाटर की हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा जो लाइमस्टोन है वो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ पाया जाता है, बीनीथ द अर्थ पाया जाता है। और इसी कारण जो पानी परकोलेट करता है अर्थ सरफेस से, वो पानी जो है इन स्थलाकृतियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस शब्द की देखिए, यदि शब्द में हम कास्ट की बात करें तो कास्ट जो टोपोग्राफी है ये मेनली लिया गया है युगोस्लाविया का जो एरिया है, एड्रियाटिक सी का ईस्टर्न जो पार्ट है, उस क्षेत्र में ये टोपोग्राफी पहली बार जो है बहुत विस्तृत रूप में ऑब्जर्व करी गई थी और वहाँ पे इसको कास्ट कहा जाता था। तो उसी के आधार पर लाइमस्टोन में जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो सारी स्थलाकृतियाँ कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानी जाती हैं। अब ये कास्ट टोपोग्राफी को समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को बारे में और पढ़ना पड़ेगा। उसमें देखिए, हम पहले बात करें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, उसके बाद बात करें ग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट की, ग्राउंड वाटर के हम जोन्स की बात करेंगे और इसके साथ हम आर्टिजन वेल और का जो स्प्रिंग्स और गीजर जो पाए जाते हैं इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ग्राउंड वाटर जो है, जो भूमिगत जल है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इस कास्ट टोपोग्राफी की डेवलपमेंट के लिए। या यूं कह लीजिए कि कास्ट टोपोग्राफी की जो डेवलपमेंट होती है वो इसी भूमिगत जल के द्वारा करी जाती है। तो इसकी विशेषताओं को, किस प्रकार से ये निर्मित होता है, इन सारी चीज़ों को हमें पहले समझना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में यदि हम देखें तो जैसा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में हम ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी हैं कि ये एक साइक्लिक फॉर्म होती है जिसमें जो पानी होता है वो सर्कुलेट करता है एक सर्कल के रूप में, क्योंकि ये सॉलिड, गैस और लिक्विड तीन स्टेट में पाया जाता है। और लिक्विड स्टेट में जो वाटर का डोमिनेंस है वो ओशियनिक एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा सरफेस पे लेक्स के रूप में, पॉन्ड्स के रूप में और रिवर्स के रूप में भी जो है बहुत सारा पानी जो है ये स्टोर पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि बात करी जाए तो वनस्पति की सतह के ऊपर भी पानी जो है वो पाया जाता है। दिन के समय जब सूरज निकलता है और सूरज की गर्मी उस क्षेत्र में पड़ती है, सूरज की किरणें उस क्षेत्र में पड़ती हैं तो उस क्षेत्र का तापमान बढ़ने लगता है। और ये बढ़ते हुए तापमान को बैलेंस करने के लिए जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उसमें चाहे महासागर हैं, उसमें चाहे सागर हैं, उसमें चाहे झीलें हैं, चाहे नदियां हैं, यानी जो एक्सपोज्ड वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, तो सतह का तापमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप
वो अपने तापमान को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं और ये पानी जो है वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, यानी ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, वो द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में वाटर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल का एक हिस्सा बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी जो ऊष्मा है उसका ह्रास होता है, उसका लॉस होता है उस सरफेस से, और वाटर बॉडी जो हैं वो अपने तापमान को स्थिर रखने में सक्षम होती हैं। और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। जब डायरेक्टली किसी भी पानी के सतह से जो है ये पानी द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त जो हाई माउंटेन एरियाज हैं और जो हाई लैटिट्यूड्स के एरियाज हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं या उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जो है ये पानी ठोस अवस्था में बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। सूर्य की किरणें जब उस क्षेत्र में पड़ती हैं तो उसकी सतह के तापमान में भी वृद्धि होती है और उसकी सतह के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहाँ से भी ये पानी जो है वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो पेड़ पौधों की जो सतह है, खासकर पेड़ों के जो पत्ते की सतह है, उस सतह के ऊपर भी पानी जो है वो उपस्थित होता है और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के परिणाम स्वरूप उसकी सतह के तापमान में भी जो वृद्धि होती है तो वहाँ से भी ये वाष्पीकरण होता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं। अब ये जो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया की बदौलत हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारे जलवाष्प जो हैं वो एकत्र हो जाते हैं और संवहनीय धाराओं के परिणाम स्वरूप या फिर पर्वत जनित जो हवा की अपलिफ्टमेंट होती है उसकी वजह से या साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से, जिन भी कारणों से हवा जब ऊपर उठती है तो हवा के तापमान में एडियाबैटिक जो लैप्स रेट होता है वो अप्लाई होता है और 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से जो है इसके तापमान में गिरावट आती है। परिणाम स्वरूप इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें वृद्धि होती है और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो ये हवा सैचुरेट हो जाती है और यदि इसका तापमान और गिर जाए तो ये सुपर सैचुरेट हो जाती है। और ऐसी सुपर सैचुरेट हवा से जो है जो जलवाष्प उस हवा में उपस्थित थे वो द्रव्य या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बादलों का निर्माण होता है और फिर उसके बाद जो है वो बरसात होती है, प्रिसिपिटेशन होता है। वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और ये प्रिसिपिटेशन जो है वो डायरेक्ट ओशियंस पे भी होता है और इन ओशियंस की सतह से वाष्पीकृत होने वाले ये जलवाष्प जो है वो परिवहन के द्वारा हवा जो है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेरिक करंट भी जो हैं वो हमारे वायुमंडल में फ्लो करते हैं तो उनके साथ साथ ये लैंड एरिया में भी आती है और उस लैंड एरिया में भी ट्रांसपीरेशन होता है तो यहाँ पर भी प्रिसिपिटेशन होती है, बरसात होती है। और ये बरसने वाला पानी जब ज़मीन के ऊपर गिरता है तो ज़मीन के ऊपर गिरने के बाद ये पानी जो है सबसे पहले वनस्पति जो है वो वनस्पति के द्वारा इसको रोका जाता है, जिसको हम इंटरसेप्टेड वाटर का नाम देते हैं। उसके बाद जो पानी भूमि की सतह के ऊपर गिरता है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है उस भूमि के द्वारा और ये अवशोषण होने के बाद जब वो मिट्टी पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है तो ये पानी जो है वो सरफेस रन ऑफ के रूप में बहता हुआ नदियों से होता हुआ वापस महासागरों में मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में जो हमारी ग्रेविटी फोर्स होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये पानी बीनीथ द सरफेस भी जो है वो मूव करता है और बीनीथ द सरफेस जो ये मूव करता है उस प्रोसेस को हम परकोलेशन का नाम देते हैं। और ये परकोलेटेड वाटर जो है जब पृथ्वी के नीचे कोई एक ऐसी लेयर आ जाती है जो कि कन्फाइंड होती है, कंसोलिडेटेड होती है, उसमें पानी को गुजरने के देने की क्षमता जो है वो कम होती है, उसको आप इम्परमिएबल कह लीजिए, अपारगम्य कह लीजिए। तो उस स्थिति में उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो लगातार उस पानी का ऊपर से जो परकोलेट होकर आ रहा है उसकी वजह से संतृप्त हो जाती है और ऐसी संतृप्त अवस्था में पाए जाने वाली ये मिट्टी इस एक क्षेत्र में जो पाई जाती है
उसको हम एक्वीफर का नाम देते हैं। और ये एक्वीफर असल में वो अंडरग्राउंड वाटर को निर्मित करती है। और ये मिट्टी की अवस्था ऐसी होती है कि यदि थोड़ा सा भी दबाव इसके ऊपर डाल दिया जाए तो इसमें से पानी जो है वो बाहर निकलने लगता है। और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को प्रयोग करते हुए हम ट्यूबवेल्स में से या कुओं में से पानी जो है वो निकालते हैं। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ पर की गई है वो है कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट हुई है, ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ये दो जगह से हम मुख्य तौर पर जो है वो मिलता है। एक तो डायरेक्ट बारिश से, जब बारिश होती है तो ये परकोलेट करता है। और दूसरा, जितनी भी सतह के ऊपर जो वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे वो झीलें हैं, उनकी सतह से भी लगातार जो है ये पानी परकोलेट करता रहता है और भूमिगत जल के रूप में जो है वो पृथ्वी के धरातल के नीचे संग्रहित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इस वाटर के 3 जोन जो है वो मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। पहला जोन ऑफ एरेशन होता है, दूसरा जोन ऑफ फ्लक्चुएशन होता है और तीसरा जोन ऑफ सैचुरेशन होता है। देखिए, इस अवस्था में यदि मैं बात करूं, ये वो इम्परमिएबल सरफेस है जिस सरफेस से नीचे जो है ये जो पानी है वो नहीं जा सकता। इसके ऊपर ये एक लेयर जो है वो डेवलप होती है। इस लेयर के ऊपर बात करी जाए, एक और लेयर है और फिर हमारी ये सरफेस है। तो इस अवस्था में देखिए, अब यदि जो है मैं बात करूं तो ये वाला जो हमारा अक्षेत्र है, भूमि के ऊपर से लेकर नीचे तक का वो अक्षेत्र, जो अक्षेत्र में जो भूमिगत जल है वो कभी भी नहीं पाया जाता और उसमें मिट्टी के कणों के मध्य में जो है वो हवा पाई जाती है, ऐसा जो अक्षेत्र होता है, भूमिगत अक्षेत्र होता है, भूमि के नीचे पाया जाता है, उसको हम जोन ऑफ एरेशन का नाम देते हैं क्योंकि एयर पॉकेट्स इसमें पाई जाती हैं। लेकिन ये परकोलेट करने वाला पानी इसी रास्ते से होते हुए जाता है, लेकिन ये पानी इस अक्षेत्र में जो है वो ठहरता नहीं है और यहाँ पर हम मिट्टी के कणों के मध्य में हमेशा हवा जो है वो प्रेजेंट पाई जाती है, जोन ऑफ एरेशन कहलाता है। दूसरे जो जोन का निर्माण होता है वो ये नीचे का अक्षेत्र होता है। ये वो अक्षेत्र होता है जब बहुत अधिक मात्रा में बरसात हो जाती है तो उस बरसात के परिणाम स्वरूप बहुत सारा पानी जो है वो परकोलेट करता है नीचे और उस परकोलेशन के परिणाम स्वरूप जो सैचुरेटेड सोइल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और ये पानी ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। और जब बरसात के ख़त्म होने के बाद, रेनी सीजन के ख़त्म होने के बाद जब हम ट्यूबवेल्स के द्वारा इस पानी को निकालते हैं तो इस अक्षेत्र से ये पानी नीचे की तरफ जो है वो चला जाता है। और क्योंकि इस अक्षेत्र में ये भूमिगत जल जो है वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, इसी कारण इस अक्षेत्र को हम जोन ऑफ फ्लक्चुएशन का नाम देते हैं। ये इंटरमिटेंट सैचुरेशन का जोन भी होता है। एक तो ऊपर का ये अक्षेत्र है जो पूर्ण रूप से सूखा है और एक ये अक्षेत्र है जो पूर्ण रूप से संतृप्त होता है, ये इनके बीच का अक्षेत्र होता है। इसी कारण से इसको हम जोन ऑफ इंटरमिटेंट सैचुरेशन का नाम भी जो है वो दिया जाता है। और तीसरे जोन की हम बात करें तो ये जोन ऑफ सैचुरेशन होता है, ये भूमि के नीचे का वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र की मिट्टी पूरा साल जो है वो पानी से संतृप्त रहती है और इसीलिए इसको जोन ऑफ सैचुरेशन का नाम दिया जाता है। यही वो जगह है, यही वो क्षेत्र है, यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर देखिए, इस सतह के ऊपरी का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं वाटर टेबल का। और जैसा कि भूमिगत जल के संदर्भ में बहुत बार कहा जाता है कि भूमिगत जल का जो लेवल है वो क्या है, यानी लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हम कहते हैं कि 20 मीटर पाया जाता है, 30 मीटर पाया जाता है, 20 फीट पे है, 30 फीट पे है, 50 फीट पे है। तो हम असल में बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं वाटर टेबल की, उस पॉइंट की जिस पॉइंट से नीचे की मिट्टी पूर्ण रूप से पानी से जो है वो संतृप्त पाई जाती है। हम उस पॉइंट की बात करते हैं जिसको हम वाटर टेबल का नाम देते हैं। और फिर यदि देखिए बात करी जाए तो ये पानी जो है ग्राउंड वाटर कहाँ मिल सकता है, इसकी यदि हम बात करें तो ये देखिए, अगर आप देखें तो ये जो जगह है, इन चट्टानों के बीच में, मिट्टी के कणों के बीच में, इस जगह को हम बोलते हैं पोर। और पोर
छिद्र भी इनको कहा जाता है। जितना अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है उतने वो छिद्र जो हैं वो बड़े होते हैं, और जितना मटेरियल का साइज छोटा होता है उतने छिद्र जो है छोटे पाए जाते हैं। और जितने ज़्यादा बड़े छिद्र होते हैं उतना उसमें रेट जो होता है परकोलेशन का, पानी को अपने अंदर से गुजर देने की जो क्षमता होती है वो उतनी अधिक पाई जाती है। और जितना जो मटेरियल का साइज है वो कंसोलिडेटेड होता है, छोटा होता है, उतनी पोरोसिटी उसमें कम पाई जाती है। और यही कारण है कि राजस्थान के एरिया में जब भी बरसात होती है तो कभी भी भूमि के ऊपर जल जो है वो खड़ा नहीं होता, क्योंकि सैंड के पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है। और ये बड़ा साइज होने के कारण पोर स्पेस ज़्यादा होता है और पानी तुरंत जो है वो परकोलेट कर जाता है। इसके विपरीत जो हमारा ऊपरी गंगा का मैदान है या मध्य गंगा का मैदान है या निम्न गंगा का मैदान है, इस क्षेत्र में जहाँ पर लोमी सोयल पाई जाती है, दोमट मिट्टी या फिर अलुवियल सोयल हम जो है उसको कहें, तो यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेटेड तो है ये मटेरियल भी, अनकंसोलिडेटेड तो है, लेकिन पोर स्पेस फिर भी इसमें होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें मटेरियल का साइज जो है वो कम होने के, छोटा होने के कारण जो पोर का जो साइज होता है, जो स्पेस होता है, दूसरे चित्र में यदि आप देखें वो कम पाया जाता है। और इसी कारण कुछ समय तक ये बरसात का जो जल है वो भूमि के ऊपर खड़ा रहता है, क्योंकि इसमें परकोलेशन का रेट जो है वो कम पाया जाता है। और जिस एरिया में जितनी अनकंसोलिडेटेड रॉक्स होती हैं उतना ग्राउंड वाटर ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, लेकिन एक शर्त उसमें होती है, और वो शर्त है कि नीचे एक इम्परमिएबल लेयर भी होनी चाहिए, जिस लेयर पे आके पानी जो है और नीचे गहराई में ना जाए और उसी क्षेत्र की मिट्टी को संतृप्त करते हुए वहाँ पर एक एक्वीफर की डेवलपमेंट जो है वो कर सके। 3 जो है वो स्रोत होते हैं अंडरग्राउंड वाटर के। पहले स्रोत की यदि बात करी जाए तो ये मीटियोरिक वाटर होता है। ये वाटर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो प्रिसिपिटेशन होती है, जो बरसात होती है, वर्षण की बात यदि हम करें तो उससे जो पानी प्राप्त होता है, जो इन्फिल्ट्रेट और परकोलेट करके ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनता है, उसको हम मीटियोरिक वाटर का नाम देते हैं। और इसके अलावा बर्फ़ के पिघलने की वजह से भी जो नदियों में पानी प्रवाहित होता है वो प्रवाहित होने वाला पानी भी मीटियोरिक वाटर कहलाता है। और दूसरा देखिए यदि बात करें तो कोनेट वाटर होता है। कोनेट के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो ये वो क्षेत्र है जो वर्तमान समय में जो समुद्र का जो लेवल है, जो सरफेस है, उससे नीचे पाया जाता है। और वहाँ पर जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से संतृप्त है, क्योंकि पानी में पाई जाती है। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जब काम करती हैं और वहाँ पर लैंड का अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाता है, और अपलिफ्ट होते होते ऐसा लैंड मास जब समुद्र की सतह से ऊपर आ जाता है तो वो जो पानी उस समुद्र की सतह के नीचे उसमें विद्यमान था वो अभी भी उसमें पाया जाता है, लेकिन अब वो अबोव द सी लेवल है, और इसी कारण जो है वो फिर ग्राउंड वाटर बन जाता है। और ऐसा जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम कोनेट वाटर कहते हैं। और तीसरा होता है मैग्मेटिक वाटर, जिसको जुनाइल वाटर भी कहा जाता है। जब मैग्मा मेंटल एरिया से और क्रस्ट के एरिया में प्रवेश करता है तो मैग्मा का तापमान बहुत अधिक होने के कारण जो वहाँ पर आसपास जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में थोड़ी बहुत मात्रा में जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे वो संतृप्त हो जाते हैं। वो संतृप्त होने के बाद एक पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा पानी जब ग्राउंड वाटर में ऐड होता है तो उसको हम मैग्मेटिक वाटर का नाम देते हैं। और ये वाटर बीनीथ द सरफेस होता है, लेकिन यदि कोई एक ऐसी परिस्थिति जो है वो पैदा हो जाए कि सरफेस के नीचे जो है वो हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इतनी अधिक हो जाए, यानी ऊपर की मिट्टी का जो दबाव है वो दबाव अधिक हो जाए, और उस दबाव के परिणाम स्वरूप कोई भी एक छिद्र, चाहे वो मानव के द्वारा बनाया गया है और चाहे वो प्राकृतिक है, और वो जो प्रेशर है ऊपर से मिट्टी का, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो सैचुरेटेड सोइल थी उसमें से पानी एक्सपेल आउट होता है, बाहर निकलता है, और उस छिद्र के द्वारा जब ऑटोमेटिकली जो है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर बहने लग जाता है तो ऐसे छिद्र को हम आर्टिजन वेल कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो छिद्र हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से पानी अपने आप बाहर निकलता रहता है वो फ्रांस के आर्टोइस एरिया में पाए जाते हैं, और उसी के आधार पर इनको हम आर्टिजन वेल का भी जो है वो नाम देते हैं। इस चित्र में आप इसको समझ सकते हैं, ये सेल है और इसका जो भार है
इस भार के कारण यहाँ पर जो एक्वीफर है इस पे प्रेशर पड़ा है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है यहाँ से इस छिद्र के द्वारा इस पानी को, भूमिगत जल को बाहर आने के लिए विवश कर देता है और ऐसी स्थिति में एक आर्टिजन वेल जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। इसके अतिरिक्त जो है यदि हम बात करें, ये पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होने लग जाता है अर्थ सरफेस से अपने आप, तो उस स्थिति में इसको हम स्प्रिंग का नाम देते हैं। और ये जो स्प्रिंग होते हैं जिनको आप झरने कहते हैं, ये पहाड़ी एरिया में बहुत सारे पाए जाते हैं। आप पहाड़ी एरिया में जाएं, हरियाणा के निवासी आदि बद्री में जाएं, हिमाचल वाले तो जो है बहुत सारा इनको देखने के आदी भी हैं। और ऐसी जो है बहुत सारी स्प्रिंग्स जो हैं वो पहाड़ी एरिया में यदि आप जाते हैं तो आप उनको देखते भी हैं। और इस स्थिति में होता क्या है कि जब बरसात इस एरिया में होती है तो इस एरिया में बरसात होने के बाद ये जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, इस मटेरियल में से पानी परकोलेट करता है नीचे और इस एरिया में जो है एक वाटर टेबल की डेवलपमेंट हुई। लेकिन ये वाटर टेबल डेवलपमेंट के आगे जब ये पहाड़ नीचे ख़त्म होता है तो एक क्षेत्र में ये वाटर टेबल जो है, क्योंकि ऊपर से भार है, उस भार के परिणाम स्वरूप यहाँ से जो है ये पानी लगातार प्रवाहित होने लग जाता है और एक झरने का निर्माण करता है जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं। और ऐसी जो स्प्रिंग होती हैं ये बहुत सारी जो है वो पाई जाती हैं। यदि ये पानी कुछ इस प्रकार से वर्टिकली निकलता है तो आर्टिजन वेल कहलाता है, और अगर ये कुछ स्लोपी कंडीशंस में जो है फ्लो करता है तो उस स्थिति में इसको हम एक स्प्रिंग का नाम देते हैं। और यही ऐसी ही कोई स्प्रिंग किसी क्षेत्र में विकसित हुई है, लेकिन उस स्प्रिंग से पानी जो है वो गर्म निकलता है और वो गर्म पानी बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। तो ऐसी स्थिति में जो पानी निकलने वाला जो फीचर डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं गीजर का। इसमें स्थिति क्या होती है कि भूमि के नीचे से जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और फॉर्चुनेटली कह लीजिए या कोइंसिडेंटली जो ग्राउंड वाटर की टेबल है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है और ये मैग्मा इससे ऊपर नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार इस मैग्मा की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि के वजह से यहाँ पर पानी जो है उस पानी में भाप बनना शुरू हो जाती है, प्रेशर डेवलप होता है और ऐसा प्रेशर जो होता है वो किसी एक छिद्र के द्वारा बहुत तेज गति से बाहर निकलता है। और ऐसी अवस्था में इसको हम गीजर का नाम देते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ पर ओल्ड फेथफुल जो गीजर है, देखिए उसकी यदि बात करी जाए, ये वो ओल्ड फेथफुल गीजर है। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो एक साथ निकलता है और इसमें से पानी निकलने की जो दर थी और पानी निकलने का जो इंटरवल था वो फिक्स था और इसी कारण इसको फेथफुल गीजर का भी नाम दिया गया था, क्योंकि ये एक तरह की घड़ी के रूप में काम करता था। और इसके अतिरिक्त देखिए आप मणिकरण के एरिया में चले जाएं हिमाचल प्रदेश में, या फिर जो है आप मनाली के आसपास जो है वो वशिष्ठ टेम्पल की तरफ चले जाएं तो वहाँ से भी जो है ऐसे ही कुछ गर्म पानी के झरने जो है वो निकलते हैं। हरियाणा में आप गुड़गांव में सोहना में चले जाएं तो वहाँ भी ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो ऐसे गर्म पानी के जो झरने होते हैं इनको हम स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग का नाम देते हैं। और अब देखिए यदि हम इस कार्स्ट टोपोग्राफी की बात करें तो बहुत सारा जो लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है या चाक है, ये पृथ्वी की सतह के नीचे जो है वो अवेलेबल पाया जाता है। और इसी कारण हमने ग्राउंड वाटर को लेके इतना सारा डिस्कशन जो है वो किया है, ताकि हम ये समझ सकें कि इस बीनीथ द सरफेस जो है जो ये लाइमस्टोन पाई जाता है, इसमें जो ये टोपोग्राफी डेवलप होती है जिसको कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए वो पानी किस प्रकार से वहाँ तक जो है ये पहुँचता है। और जैसा कि हमने बात करी थी कि ये कास्ट रीजन जो है ये कास्ट वर्ड डिराइव किया गया है, जो एड्रियाटिक कोस्ट जो है, एड्रियाटिक जो मेडिटेरेनियन सी का जो है एक पार्ट है, उसका जो पूर्वी किनारा है एड्रियाटिक सी कोस्ट का, वहाँ पर जो है ये टोपोग्राफी पाई जाती है। और इसमें देखिए प्रोसेस को अब समझते हैं कि वो एसिड कैसे डेवलप होता है। आसमान में हमने देखा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कि पानी जो है वो वाष्पीकृत हुआ, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में गया, वायुमंडल में जाने के बाद संघनित हुआ, संघनित होने के बाद वर्षण के रूप में जब वो नीचे आने लगा तो वो प्योर वाटर था, हाइड्रोजन ऑक्साइड। लेकिन वायुमंडल में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कुछ अंश जो है वो इस पानी में घुल जाता है, इस बरसात के पानी में। और जब वो अंश इसके अंदर घुल जाता है तो उसके घुलने के कारण ये पानी जो है एक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वो एसिड होता है जो इन लाइमस्टोन की जो चट्टानें होती हैं इनके साथ बहुत तीव्र गति से प्रतिक्रिया जो है वो करता है, और उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप घुल जाती हैं ये चट्टानें, और यहाँ पर जो कास्ट टोपोग्राफी है उसकी डेवलपमेंट होती है। देखिए, यदि बात करी जाए, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो रेन वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल गई और ये कार्बोनिक एसिड के रूप में जो है ये कन्वर्ट हो गया। आप भी देखिए, मार्बल जो है लाइमस्टोन का ही जो है एक कन्वर्टेड रूप होता है। हमने टाइप ऑफ रॉक्स में पढ़ा था कि जब लाइमस्टोन रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फाइज्ड हो जाती हैं तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और मार्बल पे यदि बहुत सारे जो है वो स्टेन्स डेवलप हो जाएं, दाग धब्बे डेवलप हो जाएं, तो सलाह भी दी जाती है कि जो कोका कोला है या स्पेशली जो ये पेय पदार्थ हैं जो कार्बन रिच जो वाटर होता है उसको आप थोड़ा सा उसका आप पानी डालिए और उसके बाद उसको साफ करके देखिए, वो तुरंत साफ हो जाता है। कारण क्या होता है कि अभी भी उस मार्बल में जो है लाइमस्टोन के कुछ गुण जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और लाइमस्टोन जो है वो बहुत तीव्र प्रक्रिया करता है, बहुत रैपिड रिएक्शन होता है इसका कार्बोनिक एसिड के साथ। और वो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सारे के सारे कार्बोनिक एसिड होते हैं, तो उसके साथ ये बहुत तीव्र गति से जो है वो प्रक्रिया करते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, पानी के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है इस कार्बोनिक एसिड की डेवलपमेंट होती है। और ऐसा कार्बोनिक एसिड जब ज़मीन पे गिरता है, इन्फिल्ट्रेट करता है और परकोलेट करते हुए ग्राउंड वाटर के रूप में वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर लाइमस्टोन है, तो इसमें जो जो कार्बोनिक मैटर था सोइल में वो भी इसके अंदर घुल जाता है और ये कार्बनिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्बनिक एसिड इन लाइमस्टोन की चट्टानों को बहुत तेज़ गति से घोलने में सक्षम होता है। और इरोजनल वर्क देखिए, यदि अंडरग्राउंड वाटर की बात करी जाए तो एक तो कोरोजन होता है। कोरोजन जैसा कि हम जानते हैं कि ये वो प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में पानी जो है वो चट्टानों को अपने अंदर घोल लेता है, और यही डोमिनेंट प्रोसेस होता है कास्ट टोपोग्राफी का। इसके अलावा कोरेजन इफेक्ट भी होता है, एट्रीशन भी होता है, हाइड्रोलिक एक्शन भी होता है। कोरेजन में पॉलिशिंग इफेक्ट डेवलप होता है, एट्रीशन में जो कण हैं वो आपस में टकरा के टूट जाते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन में पानी की जो ताकत होती है उससे वो चट्टानों को उखाड़ देता है। लेकिन ग्राउंड वाटर की जो मोमेंट है वो इतनी धीमी होती है कि इन तीन का जो काम होता है वो ना के बराबर होता है। और यहाँ पर जो डोमिनेट करता है वो सोल्यूशन या कोरोजन इफेक्ट जो है डेवलप करता है। इसके अतिरिक्त वो पानी उस कार्बनिक रॉक्स को अपने अंदर घोलते हुए उनको का परिवहन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद किसी एक क्षेत्र में जाके उनको निक्षेपित भी करता है। तो यहाँ पर भी दो तरह की शतलाकृतियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से निर्मित होती हैं, एक अपरदन के द्वारा और दूसरी निक्षेपण के द्वारा। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में देखिए, यदि बात करें तो एक लैंडफॉर्म होती है लेपीज। लेपीज की यदि बात करी जाए तो यदि स्लोप का एरिया कोई है लाइमस्टोन का और उस स्लोप के ऊपर से ये बहता हुआ पानी जो है जब घोलने की प्रक्रिया करता है तो वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो तीखी नोक के साथ जो है कई सारे जो फीचर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट्स के साथ जो है डिजोल्यूशन की प्रक्रिया, ये घोलने का जो प्रक्रम है वो तेज़ी से होता है और बीच की चट्टान जो है खड़ी रह जाती है। और ऐसी अवस्था में उस ढाल के ऊपर ऐसे जो ये नुकीले जो ये लाइमस्टोन पाया जाता है उसको हम लेपीज का नाम देते हैं। जर्मनी में इसको कैरन और इंग्लिश में इसको क्लिंट का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इन छिद्रों के साथ से ये बहता हुआ जो पानी है वो लाइमस्टोन को अपने अंदर डिजोल्व करता है, और उस डिजोल्यूशन के परिणाम स्वरूप इन छिद्रों के साथ साथ जो है जो ज्वाइंट्स हैं उनके साथ साथ एक छिद्र डेवलप हो जाता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और उस सिलेंड्रिकल शेप का जो छिद्र होता है वो लगभग 1 मीटर चौड़ा, 3 से 9 मीटर गहरा यदि पाया जाता है। ये फनल शेप में भी होता है, कीप की आकृति भी होती है, सिलेंडर की आकृति में भी विकसित होता है। और ऐसे छोटे साइज के जो ये छिद्र होते हैं इन छिद्रों को हम सिंक होल का नाम देते हैं। और ये सिंक होल क्योंकि इनका साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे जो जो पानी लगातार वहाँ पर डिजोल्यूशन करता रहेगा, वो घोलता रहेगा, तो इनके आकार में वृद्धि होती है और बढ़ते हुए आकार के कारण
यदि दो सिंक होल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका आकार बढ़ जाता है और ऐसे बड़े आकार के जो सिंक होल होते हैं इनको हम स्वेलो होल का नाम देते हैं। देखिए ये वो पिनेकल्स हैं, ये ज्वाइंट्स थे, इन ज्वाइंट्स में पानी एंटर किया और पानी ने एंटर करने के बाद इस एरिया को जो है वो लाइमस्टोन को घोल दिया और घोलने के कारण जो है उस स्लोपी एरिया में कुछ इस तरीके से ये काफ़ी जो है ब्लंट है, लेकिन ये काफ़ी नुकीली आकृति में भी विकसित होते हैं। क्लिंट कुछ जो है वो इस प्रकार से जो है विकसित होता है एक टोपोग्राफी में यदि बात करी जाए लाइमस्टोन की, जिसको हम नाम देते हैं लेपिज का। और फिर देखिए बात करी जाए तो लाइमस्टोन में ये ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट से हमने क्योंकि बात करी ग्राउंड वाटर जो है वो घोलेगा, तो इन ज्वाइंट से होते हुए ये पानी जब नीचे प्रवेश करता है तो वो इनको चट्टानों को अपने साथ घोलता रहता है और यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल शेप के ये जो होल बन जाते हैं, जो छिद्र बन जाते हैं, इन छिद्रों को हम नाम देते हैं सिंक होल्स का। और ये सिंक होल जब आपने आकार में बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि इसका भी आकार बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, तीनों मिलेंगे एक बड़े आकार का जो छिद्र है वो विकसित हो जाएगा और उस बड़े आकार के छिद्र को हम नाम देंगे स्वेलो होल का। और ऐसे ही आकार बढ़ते बढ़ते जब ये स्वेलो होल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़े आकार का गड्ढा जो है वो होल डेवलप हो जाता है, छिद्र विकसित हो जाता है और ऐसे बड़े आकार के इस छिद्र को हम नाम देते हैं डोलाइन का। और जब डोलाइन जो है वो आपस में मिल जाएं तो एक बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा जो अक्षेत्र है वो अक्षेत्र जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और ऐसे डिप्रेशन को हम युवाला का नाम देते हैं। और युवाला जब बढ़ने अपने साइज में बढ़ने लग जाएं और दो युवाला एक दूसरे से मिल जाएं या फिर जो अंडर द ग्राउंड जो केव्स डेवलप हुई थी इन लाइमस्टोन्स के अंतर्गत, उसकी छत गिर जाती है तो भी एक बहुत बड़ा जो है वो डिप्रेशन उस एरिया में अपीयर होता है और ऐसे डिप्रेशन को हम पोले का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अगर आप जो है वो देखें तो ये आकार का जो होता है ये छिद्र, इसको हम नाम देते हैं डोलाइन का। और ये डोलाइन के एरिया में यदि सेटलमेंट भी आ जाती है तो उसकी भी जो है वो संभावना होती है कि वो भी उसके साथ जो है उस एरिया में सिंक कर जाती है। और ये एग्जाम्पल देखिए, यदि आप देखें तो ये पोले का एग्जाम्पल है। दो कारणों से विकसित हो सकता है, पहला जो डोलाइन डेवलप हुए थे वो डोलाइन एक दूसरे से मिलते चले गए और या फिर इस एरिया में अंडर द ग्राउंड जो है पूरी एक रिवर ने वैली डेवलप करी थी, एक केव का निर्माण किया था, लेकिन केव की जो छत थी वो बाद में गिर गई और उसके गिरने के परिणाम स्वरूप ये जो है बहुत बड़ा एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ और ऐसे डिप्रेशन को हम पोले के नाम से जो है वो जानते हैं। और पूरा का पूरा डिप्रेशन ना गिरे और वो जो गुफा है उस गुफा का जो ऊपरी सिरा होता है जो उस गुफा के आर पार जाने में मदद करता है तो उसको हम नेचुरल ब्रिज कहते हैं। और उस गुफा के सतल के ऊपर कुछ ऐसे लाइमस्टोन पाया जाए जो थोड़ा सा रेजिस्ट होता है और वो घुलता नहीं है, तो उस लाइमस्टोन को, उस आकृति को, उस स्टैंडिंग रॉक को हम का नाम देते हैं। और इसके अलावा कास्ट में वैली भी डेवलप होती है, जैसे सिंकिंग क्रीक की बात करी जाए, भूमि के पृथ्वी की सतह के ऊपर प्रवाहित होने वाली नदी यदि किसी सिंक होल से जाकर मिल जाती है या उस नदी के रास्ते में कोई सिंक होल डेवलप हो जाता है तो उस सिंक होल के सहारे वो नदी भूमिगत हो जाती है और ऐसे उस सिंक होल को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सिंकिंग क्रीक का नाम देते हैं। जहाँ पर ये नदी जो है भूमिगत हुई है, इससे आगे की जो वो घाटी का निर्माण करेगी वो घाटी हमें दिखाई नहीं देती है पृथ्वी की सतह से और इसी कारण ऐसी निर्मित घाटी को हम नाम देते हैं ब्लाइंड वैली का। और इसके बाद जो है ये यू शेप वैली की यदि जो है हम बात करें तो ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में बरसात के समय पे नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो पानी आ जाता है और वो पानी आने के परिणाम स्वरूप जो अंडरग्राउंड रिवर थी उसमें पानी में वृद्धि होती है और उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप वो ये एक यू आकार की जो है वो घाटी विकसित कर देती है और ऐसी विकसित घाटी को हम कास्ट वैली या सोल्यूशन वैली के नाम से जो है पुकारते हैं। ये देखिए, यदि इस डायग्राम में आप देखें तो ये आपको जहाँ से आसमान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर का जो रास्ता है जो इस केव के आर पार जाने में मददगार है उसको हम नेचुरल ब्रिज का नाम देते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम में यदि देखें तो ये नदी यहाँ से भूमिगत हुई है तो ये हमारा जो है वो सिंकिंग क्रीक कहलाता है। इससे आगे की जो नदी की घाटी है या फिर यहाँ से ये नदी की घाटी है ये हमें दिखाई नहीं दे रही है
तो इस ना दिखाई देने वाली घाटी को हमने ब्लाइंड वैली कहा था। और बरसात के समय यदि यहाँ पर जो है या इस एरिया में बहुत सारा पानी जो है ये भूमिगत जल के रूप में यहाँ प्रवेश करता है, तो एक यू आकार की घाटी जो निर्मित करी जाती है उस नदी के द्वारा, उस यू आकार की निर्मित घाटी को हम नाम देते हैं कास्ट वैली का या सोल्यूशन वैली का। और उससे पहले देखिए ये वाले हिस्से की यदि मैं बात करूं, जब तक ये केव का निर्माण नहीं हुआ था तो एक सिलेंड्रिकल पाइप जैसी कुछ आकृति जो है वो विकसित हुई थी, जिस आकृति से होते हुए ये नदी जो है वो भूमिगत हो रही थी। इस आकृति को हम नाम देते हैं पोनोर्स का। और इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत स्पष्ट भी जो है हो जाएंगी। यहाँ पर यदि जो है आप इसको देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये एक सिंक होल जो है डेवलप हुआ है, और सिंक होल जब एक दूसरे से मिले हैं, ये सिंक होल हो गया तो ये जो है स्वेलो होल में कन्वर्ट हो गया। बाद में ये साइज़ जो है इसका बड़ा हो गया तो साइज़ बड़ा डोलाइन कहलाया, और उसके बाद ये युवाला कहलाया, और पूरा का पूरा ये एरिया केव का जब नीचे धंस गया तो ये पोले कहलाया। और ये जो है वो रिवर ने केव की जो है वो डेवलपमेंट करी है, और ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट से ये रिवर अंडरग्राउंड हो रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सिंकिंग क्रीक के नाम से जो है पुकारते हैं, और ये जो है वो सिंकिंग क्रीक होती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से जैसे ये नदी जो है वो भूमिगत हो रही है और फिर बाहर से जो है ये नदी किसी और अक्षेत्र से बाहर भी निकलती है। पोनोर्स की जैसे मैंने बात करी कि केव की डेवलपमेंट होने से पहले एक जो हमारा जो गुफा थी, उस भूमिगत गुफा का निर्माण होने से पहले एक सिलेंड्रिकल पाइप की जैसी आकृति में जो है वो नदी का पानी भूमिगत होता है, तो ऐसी सिलेंड्रिकल पाइप की उस आकृति को हम पोनोर का नाम देते हैं। और इस पाइप जैसी आकृति का जब साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, लगातार जो सॉल्यूशन एक्टिविटी उस पानी के द्वारा करी जाती है, उसके परिणाम स्वरूप जब इसका आकार बढ़ता है तो वो आकार बढ़ते हुए आकार को हम गुफा का नाम देते हैं। और ये जो गुफा विकसित होती है इसको लेकर जो है वो कुछ थ्योरीज भी कई सारे वैज्ञानिकों ने सजेस्ट करी है। जैसे कोरेजन थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि वेडोस जोन जो होता है, जो हमने जोन ऑफ एरेशन की बात करी थी, उस एरिया में जो है ये जो पानी नीचे की तरफ जाता है भूमिगत होता है तो वो अपने साथ कुछ मटेरियल को वहाँ से रिमूव कर देता है। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी नहीं है। ये कहती है कि कोरेजन इफेक्ट यानी एब्रेजन की वो जो एब्रेजन इफेक्ट उसके द्वारा विकसित किया जाता है उसकी वजह से केव्स की डेवलपमेंट होती है। लेकिन दूसरी थ्योरी जो WM डेविस के द्वारा दी गई थी, जिसको 2 साइकिल थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डेविस ने जो है कहा कि 2 साइकिल में इन गुफाओं का निर्माण होता है। पहला 1930 में जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो इसने कहा कि मान लीजिए ये जो है वो जोन ऑफ सेचुरेशन है, तो इस जोन ऑफ सेचुरेशन में ये पानी जो है सारा का सारा जो लाइमस्टोन है उस लाइमस्टोन को डिजोल्व कर देता है, घोल देता है, और एक गुफा का निर्माण इस क्षेत्र में हो जाता है। और सेकंड स्टेज में या तो वहाँ पर भूमिगत कुछ उत्थान हो जाए, भूमि का अपलिफ्टमेंट हो जाए, और या फिर ये जो अंडरग्राउंड वाटर था ये नीचे चला जाए किसी कारणवश, तो ये गुफा जो है एक्सपोज हो जाती है दूसरी स्टेज में। और इस प्रकार से इनका मानना था कि गुफा का निर्माण होता है। दूसरी जो थ्योरी है ये वाटर टेबल थ्योरी है। स्विनर्टन ने इसको जो है वो प्रपोज किया था, और इनका मानना था कि जो लेटरल फ्लो होता है ग्राउंड वाटर का वेडोस जोन में, उसकी वजह से ये गुफा का निर्माण होता है। यानी ये वेडोस जोन जो ऊपर जोन ऑफ एरेशन था एक, और दूसरा था हमारा जोन ऑफ इंटरमीडिएट सेचुरेशन, और तीसरा था जोन ऑफ सेचुरेशन। ये कहते हैं इस वेडोस जोन में जो है इस गुफा का निर्माण होता है। फिर एक थ्योरी स्टैटिक वाटर टेबल थ्योरी के रूप में गार्डनर के द्वारा प्रपोज करी गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है। इस थ्योरी में भी जो है वो गार्डनर ने कहा था कि जो सॉल्यूशन एक्टिविटी होती है, यानी इस एरिया में जो है जब ये जो जोन ऑफ सेचुरेशन है या इंटरमीडिएट सेचुरेशन है जिसमें पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो अंडरग्राउंड वाटर सोल्यूट कर देता है सारा का सारा लाइमस्टोन, और सोल्यूट करने के बाद क्योंकि ये लगातार सॉल्यूशन प्रक्रिया में इन्वॉल्व है तो ये पानी बाद में जो रिवर का वाटर है ये नीचे चला जाता है और ये गुफा एक्सपोज हो जाती है। तो गुफा का कुछ इस प्रकार से निर्माण 2 स्टेज में गार्डनर ने जो है वो कहा। तीसरी फिर ये जो है एक और इन्वेजन थ्योरी है जो मैलेट ने प्रपोज करी, और इन्वेजन का मतलब इसने जो है ये कहा था कि जो सब टेरेनियन जो स्ट्रीम होती हैं
जो डिसअपियर होती हैं सिंक होल्स के थ्रू, उनके द्वारा जो इन्वेजन किया जाता है, जो आक्रमण किया जाता है लाइमस्टोन के एरिया पे, उसकी वजह से ये केव डेवलप होती हैं। और इसीलिए इस थ्योरी को इन्वेजन थ्योरी का नाम भी जो है वो दिया गया है। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं बताऊँ, ये जो 5 थ्योरी हैं, जैसे 2 साइकिल थ्योरी डेविस के द्वारा दी गई थी, वाटर टेबल थ्योरी स्विनर्टन ने दी थी, स्टैटिक वाटर टेबल थ्योरी गार्डनर ने दी थी, और इन्वेजन थ्योरी मैलेट ने दी थी। इसको लेकर हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर ज्योग्राफी से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो इनको आप जो है वो ध्यान से सुने और इनको याद रखें। और ये देखिए अक्षेत्र, अगर आप देखें, ये पोनोर्स की डेवलपमेंट है, और इनमें लगातार पानी बहने के कारण ये पोनोर का साइज जो है वो बड़ा होता है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ये केव को डेवलप कर देता है। अब आप चाहे WM डेविस की बात करें, चाहे स्विनर्टन की जो है वो बात करें, चाहे आप जो है वो गार्डनर के स्टैटिक वाटर टेबल की बात करें, और चाहे आप मैलेट के इन्वेजन की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये भूमिगत जो गुफा है इसका निर्माण होता है। और इस गुफा की सतह के ऊपर जो ये चट्टान पाई जाती हैं, जो अनसोल्यूट होती हैं, उनको हम का नाम देते हैं। ये गुफा का जो एंट्रेंस है वो इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पहले कोई नदी जो है वो सिंकिंग क्रीक के थ्रू अंडरग्राउंड होती थी, अब नदी का पानी सूख गया है, तो इस गुफा का प्रवेश मार्ग जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और फिर देखिए इसी के साथ यदि जो है फिर बात करी जाए कुछ डिपोजिशनल फीचर्स की, तो ये तो सारे के सारे अभी तक जो हमने बात करी वो इरोजनल फीचर्स हैं, जो वाटर टेबल के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा निर्मित करे जाते हैं। लेकिन ये बार बार जो लाइमस्टोन को घोल रहा है ये पानी अपने अंदर, तो वो लाइमस्टोन जो है आयन की फॉर्म में उस पानी के साथ मूव तो करता है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था भी आ